नमस्कार प्यारे साथियों, बिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर एक बार फिर से क्लास 10th वालों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्लास में अपन सामाजिक विज्ञान के लिए मॉडल पेपर जो तीसरा लेके आए थे उसके लघुत्रात्मक प्रश्न अपन करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा और क्लास को पूरी देख के कंप्लीट करके जाइएगा। मॉडल पेपर नंबर अपन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके सामाजिक विज्ञान की अपनी सीरीज चल रही है उसमें मॉडल पेपर नंबर अपन 3 में आ चुके हैं। अब बड़ी बड़ी क्लासें आने वाली है तो फटाफट से सपोर्ट करने का आप फटाफट काम करने वाले होंगे। तो बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे चर्चा करने आया हूँ कि लघुत्रात्मक प्रश्न में कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपको क्या है देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से क्या करना है, याद करना है। क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट रहने वाले। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो रबी व रबी व खरीफ में क्या पूछ रहा है आपसे, अंतर पूछ रहा है। क्लियर है क्या? रबी की फसल और खरीफ की फसल में आपसे अंतर पूछ रहा है। यहाँ पर यदि 4 नंबर का प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा। यदि छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो रबी के उदाहरण पूछ सकता है, खरीफ के उदाहरण पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 1 में भी करवा चुका हूँ, 2 में भी करवा चुका हूँ। बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर की ओर चले तो आपको कुछ इनमें डिफरेंस लिखने होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रबी की फसल की और इधर बात करेंगे अपन खरीफ की फसल की। दोनों को अपन एक ही साथ डायग्राम बना के इनको समझा सकते हैं कि रबी फसलों की बुआई कब होती है। शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। भाई रबी फसल की बुआई कब होती है भैया? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच, अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। क्या क्लियर है क्या? रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है। वहीं खरीफ की फसल की अपन बात करें तो मानसून के आगमन के साथ ही जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है। कब भैया? जून और जुलाई के महीनों में बोई जाती है। जून और जुलाई के महीनों में खरीफ की फसल बोई जाती है। वहीं रबी की फसल की अपन बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य शीत ऋतु में रहने वाली है। क्या क्लियर हो गया कि एक अंतर? ठीक है। बात करें इन्हें ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून माह के मध्य काट लिया जाता है। कब? अप्रैल से जून के मध्य, अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। वहीं इन फसलों की बात करें तो शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व ही सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट कर इसको बोएंगे और अप्रैल से जून के अंदर इसको काट कर फिर जून जुलाई में इसको बोने वाले हैं। तो सिस्टम आपको समझना है दोनों फसलों का। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले रबी की फसल को पूरा कंप्लीट करवावे तो ये आपकी शीत ऋतु में बोओगे, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, काटोगे कब? ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं उदाहरण, इनके जो इसमें कौन सी फसल में कौन कौन से उदाहरण आते हैं और इसमें कौन से आते हैं, ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो इसको क्लियर करना से पहले देखो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि प्रमुख रबी की फसलें हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों किस में रहने वाला है? आपके रबी की फसल में रहने वाला है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। ठीक है। और इसकी कटाई कब होगी? तो अप्रैल और जून के मध्य कटाई होने वाली है। वहीं अपन बात करें खरीफ की फसल की तो खरीफ की फसल की अपन बात करें तो ये मानसून के आगमन यानी कि जून जुलाई के मध्य इसको क्या करेंगे अपन? बो देंगे। काटेंगे कब अपन इसको? तो सितंबर अक्टूबर के मध्य इसको अपन क्या करेंगे? इसकी कटाई कर देंगे। अब इसके उदाहरण की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। या तो यहाँ से पूछा जाएगा या यहाँ से। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें आदि प्रमुख इसमें आएगी, खरीफ की फसलों में आने वाली है। इसी के साथ ये आपका जो आंसर है ये क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया है। एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो क्लास के जो साथी है उन तक क्या कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख 6 सुधार। भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए, 6 बड़े सुधार को यहाँ पर इनको समझाना है। तो बात करते हैं आपके सुधार की। सबसे पहले अपन यहाँ चर्चा करें तो पहले की स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमादारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार,
मुख्य लक्ष्य था। मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया इनका? भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य रखा गया। जोतों की जो चकबंदी होती है, सहकारिता थी तथा जमींदारी आदि को क्या किया गया? समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। ठीक है। और प्रथम जो 5 साल पंचवर्षीय योजना थी भारत की, उस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर किस पर कार्य किया गया? भूमि सुधार पर। किस पर? भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया। कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किया गया? भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए और मुख्य लक्ष्य उसे रखा गया। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार की यह टुकड़ा में बढ़ता जा रहा था, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि पर पुश्तैनी, जिस पर दादाजी का हक है, तो उन दादाजी के 5 बेटे हो गए तो पांचों में क्या होगी? वो विभाजित हो जाएगी। तो यह अधिकार के टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना क्या था? अनिवार्य रखा गया। ठीक है। आगे की अपन बात करें, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो भूमि सुधार कानून बने परंतु इनके लागू करने की ढील दी गई। भूमि सुधार कानून तो बना है लेकिन उनको लागू करने में ढील दे दी गई, जिसके कारण थोड़ा सा कार्यक्रम क्या हुआ? लेट हुआ। तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि भूमि सुधार कानून बने, भूमि सुधार कानून बने परंतु इनके लागू करने में ढील दी गई। पॉइंट नंबर 3, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। जितनी भी क्रांतियां ये सारी अपन करवाने वाले, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांति वाले क्वेश्चन आने वाले, इनको भी एक वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार कार्यक्रमों का संचालन किया गया। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ कार्यक्रम थे, जैसे हरित क्रांति, फसल का उत्पादन अधिक करना। ठीक है। तो ये कार्यक्रम थे। श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार कार्यक्रम, कृषि को किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, ऐसे कार्यक्रमों का क्या किया गया? संचालन किया गया। 6 सुधारों में से 3 सुधार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला कि कानून तो बहुत बने लेकिन उनमें ढील रखी गई। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति जैसे कार्यक्रम चलाए गए और संस्थागत सुधार करने के लिए क्या? जोतों की चकबंदी, जमींदारी आदि को समाप्त किया गया और प्रथम पंचवर्षीय में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य रखा गया। बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, तो किसानों को सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग एवं बीमारी के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराया गया। तो सूखा होने पर, बाढ़ होने पर, चक्रवात आने पर, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा उपलब्ध करवाया गया। सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं लाई गई जिसको फसल बीमा उपलब्ध करवाया गया किसानों को। किसी भी कारणवश यानी पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण एक जो किसान होता है वो अपना साल भर या अपने जितनी भी पूंजी होती है वो सभी अगली फसल के ऊपर क्या करता है? लगा देता है। और सूखा होने के कारण या बाढ़ आ जाने के कारण क्या होता है? सब नुकसान हो जाता है। तो एक किसान खड्डे में गिरता है, तो उससे बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? यहाँ पे इनके लिए इन्होंने एक योजना चलाई कि फसल बीमा उपलब्ध करवाया गया। फसल पर बीमा उपलब्ध करवाया गया। किसी कारणवश फसल पर बीमा करवाने पर खत्म हो जाती है तो उसका भुगतान कौन करेगी? सरकार यहाँ पर करने वाली है, बीमा कंपनी यहाँ पर करने वाली है। समझ में आया होगा ये। बात करते हैं तथा उन्हें न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों एवं भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। बात करें अपन यहाँ पर तो सरकार द्वारा उन्हें क्या किया गया? न्यूनतम दर पर यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो ब्याज दर होती है, कम ब्याज दर पर इनको क्या करवाना? लोन उपलब्ध करवाना। किसी को पैसों की आवश्यकता है, खेत तो है लेकिन खेत में बोने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो इनको खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये पैसा कौन? सरकार लोन तो दे रही है लेकिन कम ऋण पर, कम जो दर है उस दर पर क्या करेगी? ऋण उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए क्या क्या खोले उसने? ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंक खोले, सहकारी समितियाँ खोली और भूमि विकास बैंकों की क्या की सरकार ने स्थापना की। तो क्लियर हो जाएगा क्या? तो कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना और उसके लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना और भूमि विकास बैंकों की स्थापना की। ये आपका पॉइंट नंबर 4 आने वाला। इस पॉइंट नंबर 4 को आप 2 टुकड़ों में बांट सकते हो कि यदि बाढ़, चक्रवात, ऐसी कुछ भी सूखा, ऐसी कोई भी समस्या आने पर सरकार क्या करवा रही थी? फसल बीमा करवा रही थी। यहाँ पे क्लियर है। बात करते हैं अपन आगे की ओर। पॉइंट नंबर 5, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। ऐसा क्वेश्चन ये नहीं तो इसकी जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पर आपको क्या आने वाला है? काम में आने वाला है। तो पॉइंट नंबर 5 की अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 की अपन चर्चा करें किसानों के लाभ के लिए, किसानों के क्या लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शुरू की गई।
किसानों के लिए क्या किया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यदि व्यक्ति की कुछ हो जाता है तो उसके दुर्घटना बीमा यानी उसका इलाज फ्री होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो किसानों के बिचौलियों और दलालों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। क्या की जाती है कि जो बिचौलिए होते हैं, जो फसल को यहाँ से आगे मंडी से पहुँचाने से पहले जो आपके बीच में जो लेन देन करने वाले बिचौलिए होते हैं, यह क्या करते हैं, यहाँ से कम भाव में किसानों से खरीद कर आगे क्या करते हैं, ज़्यादा भाव में बेचते हैं, जिसके कारण किसानों को क्या होती है, कम मूल्य की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक न्यूनतम सहायता मूल्य निर्धारित किया गया कि इससे कम मूल्य में कोई सामान नहीं बेच पाएगा। एवं महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्य, और जो महत्वपूर्ण फसल होती है जिसकी मात्रा कम होती है उसके लिए कैसा एक लाभदायक खरीद मूल्य सरकार ने खुद ने घोषित किया, इससे कम पर आप नहीं बेच सकते हो। ठीक है, बात करें अपन आगे की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बात करने वाले कॉर्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया, उसकी समाप्ति के क्या परिणाम रहे। जो कॉर्न लॉ था एक, उसका वो क्या था, कॉर्न लॉ कानून क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया और उसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए, ये आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉर्न लॉ की। 18वीं सदी में बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। 18वीं सदी के अंतर्गत भूस्वामियों के दबाव में जो बड़े बड़े भूमि वाले व्यक्ति थे, उनके दबाव में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मक्का के आयात पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। जिस कानूनों के सहारे कि भाई अब माल बाहर से अंदर नहीं आएगा, ये जिस कानून के तौर पे उन्होंने रोक लगाई उसे अपन क्या नाम देते हैं, कॉर्न लॉ नाम देते हैं। वापस समझा रहा हूँ, 18वीं सदी के अंतर्गत बड़े बड़े भूस्वामियों ने किस पर दबाव लगाया, अंग्रेजी सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर दबाव लगाया कि मक्का के आयात पर क्या कर दो, पाबंदी लगा दी थी। तो जिन कानूनों के सारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई वो क्या कहलाया, आपके कॉर्न लॉ कहलाया। 18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी वासियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे, और ब्रिटिश सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। जब बाहर से माल अंदर आ ही नहीं रहा और यहाँ जो माल अपने पास पड़ा है तो इसकी क्या होगी, रेट बढ़ने वाली है। जब यदि माल बाहर से अपने यहाँ तो उपजा हो नहीं रहा है और जो है थोड़ा बहुत, तो उसकी क्या हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। यहाँ समझते हैं एक बार, जिस प्रकार भारत है, इस भारत में उस समय मक्का पड़ा था, लेकिन अब जनसंख्या अधिक होने के कारण इससे इस देश की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। लेकिन कॉर्न लॉ के तहत इस आयात को क्या कर दिया, रोक लगा दी गई। इसे ही तो कॉर्न लॉ कहते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति और जो वहाँ के नॉर्मल जो वासी थे वो सरकार को मजबूर कर दिया कि आप इसको क्या करो, कॉर्न लॉ को हटाओ, तो फिर इसे कॉर्न लॉ को हटाया और आयात वापस क्या कर दिया, चालू कर दिया। ये कॉर्न लॉ समाप्त हो गया। क्लियर है क्या। बात करें आगे की ओर, तो कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। और जब इसको आयात पर जो रोक थी, आयात यानी माल बाहर से आ रहा है, इस पर रोक थी, उस रोक को क्या कर दिया, हटा दिया, तो बाहर से माल अवेलेबल होने लग गया। और जब माल पूरी मात्रा में हो रहा है तो माल क्या होगा, कम रुपए में या कम दर पर आपको मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा, माल सस्ता हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किन गतियों अथवा प्रवाहों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, किसको समझने के लिए, विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किन गतियों और प्रवाहों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो आंसर की बात करें तो 19वीं शताब्दी के लिए विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए निम्नलिखित गतियों और प्रवाहों का अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े लगते हैं, याद होने में दिक्कत आती है, लेकिन इनको आपको छोड़ना नहीं है, सही तरीके से पढ़ना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इससे बोर होकर बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं आपसे, तो व्यापार का प्रवाह 19वीं शताब्दी में व्यापार मुख्य रूप से किस किस का था, कपड़ा और गेहूं आदि वस्तुओं
तक ही सीमित था। व्यापार का प्रवाह की बात करा कि व्यापार किस ओर दौड़ रहा था उस समय 19वीं शताब्दी में, तो व्यापार मुख्य रूप से कपड़ा और गेहूं आदि वस्तुओं की ओर क्या कर रहा था, चल रहा था, तक ही सीमित था। श्रम का प्रवाह की बात करें तो इसके अंतर्गत लोग काम अथवा रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 19वीं शताब्दी की बात करें, विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें, तो सबसे पहले मैंने बात की आपसे कि व्यापार का प्रवाह किधर था, तो व्यापार का प्रवाह मुख्य रूप से कपड़ा और गेहूं दोनों की ओर था। क्लियर है क्या, कपड़ा और गेहूं दोनों की ओर था। श्रम की मैं बात करूं तो श्रम के लिए लोग क्या कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में जा रहे थे। क्लियर है। पूंजी का प्रवाह पूछ रहे हैं तो इसमें पूंजी का अल्प अवधि अथवा दीर्घ अवधि के लिए दूर दूर के प्रदेशों में निवेश किया जाता है, और ये तीनों प्रकार के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और जो पूंजी थी उसका अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के लिए दूर दूर के प्रदेशों में क्या हो रहा था, निवेश किया जाता था। क्लियर है क्या। और ये तीनों जो प्रवाह है, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह, ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर रहते हैं और प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सही संतुलन एक संघीय व्यवस्था का दूसरी संघीय व्यवस्था से भिन्न क्यों होता है, 2 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आंसर की अपन चर्चा करें तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का जो बंटवारा होता है वो मुख्य रूप से उन ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है जिन पर संघ की स्थापना हुई हो। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वो आमतौर पर कितने तरीकों पर निर्भर होती है, 2 तरीकों पर निर्भर होती है। साथ आकर संघ बनाना, इसमें 2 या अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा के साथ आकर एक संघ की क्या करते हैं, निर्माण करते या स्थापना करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, साथ आकर संघ बनाने में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से क्या करते हैं, एक साथ आकर एक संघ बनाने का निर्माण करते हैं। इसमें वे अपनी संप्रभुता, अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसमें प्राय प्रांतों को केंद्र के समान अधिकार होते हैं और वो केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका, उदाहरण के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही संघ राज्य है। संघ राज्य कैसे, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये संघ राज्य है। किस प्रकार, जब 2 राज्य अपनी खुद की इच्छा से एक साथ आकर मिलते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं, इससे क्या होता है, इनकी जो शक्तिशाली मिलती है और एक देश से ज़्यादा क्या होता है, वो शक्तिशाली रहने वाला है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो साथ रखने के द्वारा संघ बनाना, इसमें बड़े देश पहले राज्यों का गठन करते हैं, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का क्या होता है, बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। क्लियर हो गया क्या। जो भारत में वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये कैसा है कि साथ रखने के द्वारा संघ बनाना, इसके अंदर क्या होता है, पहले राज्यों का गठन होता है, फिर उसको एक देश बना दिया जाता है। केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है। पावर किसके अंदर ज़्यादा होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। जैसे अपन राजस्थान की बात करें, भारत और राजस्थान की अपन बात करें तो भारत में अनेक राज्य, वैसे एक राजस्थान राज्य है। राजस्थान सरकार से ज़्यादा पावरफुल कौन होने वाली है, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, वो शक्तिशाली वहाँ पर रहने वाली है। तो ये हो गया आपकी दूसरा पॉइंट कि साथ रखने के द्वारा संघ बनाना, और पहला था साथ आकर संघ बनाना। याद हो चुका होगा, एक बार और देख लेना। क्वेश्चन इसके 2 पार्ट है, साथ आकर संघ बनाना और दूसरा है साथ रखने के लिए संघ बनाना। भारत की भाषा नीति, भारत की कौन सी भाषा नीति को समझाइए। भारत की भाषा नीति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि कितनी भाषाएं भारत में है, राजभाषा भारत की कौन सी है, जो सरकारी राजकीय कार्य है, राजकीय कार्यों में किस भाषा का महत्व दिया गया है। क्लियर है, सारी जानकारी अपन आगे की आंसर में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं भारत की भाषा नीति की। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी है वो क्या है, राजभाषा है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और राजभाषा है वो कौन है, आपकी हिंदी रहने वाली है। क्लियर, हिंदी को राजभाषा माना गया, हिंदी को क्या माना गया, राजभाषा। साथ ही अन्य भाषाओं के संरक्षण यानी उसको संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए। तो संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं, कुल कितनी, 22 भाषाएं संविधान के अंतर्गत संरक्षण के लिए कितनी भाषाएं, 22। 22 में एक हिंदी और 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार उनमें से
किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। इन 22 भाषाओं में किसी में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते है कि उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी राजभाषा ही है, जो राज्य है अपनी स्वयं की राजभाषा ही अपनी खुद की उन्होंने बना रखी है, और राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। राज्यों का अपना अधिकांश काम क्या होता है? अपनी राजभाषा हिंदी में होता है। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे जहां हिंदी की यूज में नहीं ली जाती है, तो केंद्र सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों की मांग पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी है, कि हिंदी के साथ साथ क्या हो सकता है, अंग्रेजी भी आप राज कार्यों में उपयोग में ले सकते हो। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात करें तो खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में कोई 3 विभेद कीजिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन भी आपके लिए। बात करूं मैं खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच अंतर की, तो पहला पॉइंट, खुली बेरोजगारी का तात्पर्य क्या होता है? उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है, वो मार्केट में जो मजदूरी चल रही है, जो प्रचलित मजदूरी है, उस पर क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है, किंतु उन्हें रोजगार अथवा काम नहीं मिल पाता है। लाइन याद रखना कि उस स्थिति से है जब योग्य व्यक्ति काम तो करना चाहता है, किस पर? प्रचलित मजदूरी पर, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। क्या कहलाएगा? आपके खुली बेरोजगारी कहलाएगी। बात करें अर्थात वे पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। पूरी तरह क्या है? बेरोजगार। इसके विपरीत प्रचंड बेरोजगारी में क्या होता है कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता है, तथा वे रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये है कि जिनका उनका जितना योगदान काम करना चाहते हैं उतना काम उनको नहीं मिल पाता है। क्लियर है? जैसे उनके उत्पादन में कोई योगदान नहीं रहने वाला है। बात करें कोई फैक्ट्री है, इसमें 5 मजदूर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है? यदि इसमें 3 व्यक्ति रहते तो भी उतना ही उत्पादन होता। 3 व्यक्ति रहते तो भी उतना ही उत्पादन होता है, 5 है तो भी उतना ही उत्पादन होता है। तो 2 जो व्यक्ति है वो किसका शिकार है? प्रचंड बेरोजगारी का। उनका क्या है? उत्पादन में कोई योगदान नहीं रहने वाला है। क्लियर है क्या? खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? स्थायी प्रकृति की। स्थायी रूप से वो क्या है? बेरोजगार। लेकिन प्रचंड बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। आपको अंतर करना है, स्थायी प्रकृति में जाएगी खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी जाएगी आपके अस्थायी प्रकृति में। खुली बेरोजगारी प्राय औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। किसमें? औद्योगिक क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। जबकि प्रचंड बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्रों में, किसमें? कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी? प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। इसी के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज की सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके स्कूल वाले साथी के साथ शेयर कर दीजिए।